नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने समास का टॉपिक पूरा कर लिया था और परते के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कृत परते या कृदंत परते में एक परते कंप्लीट कर लिया था, सैत्री परते। आज हम दूसरा परते लेंगे अपने पहले भाग का, जो कृत परते था या कृदंत परते होता है, उसका दूसरा परते अपने पाठ्यक्रम में है, वो है तव्यत परते। तव्यत परते है। आपको बताया गया था कि परिभाषा हमें चार तरह से बनानी है। मतलब सबसे पहली बात, हमें परते में लोप करना होता है। लोप का क्या तरीका है, ये मैंने परते की परिभाषा के साथ आपको समझाया था कि हमें प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण देखना है कि उसमें प्रथम वर्ण अगर आधा है तो उसका लोप किया जाएगा शब्द या धातु के साथ जोड़ते समय, और अंतिम वर्ण अगर हलंत या आधा है तो उसका भी हमें लोप करना होता है। ये दोनों बातें लोप पर आधारित हैं। उसके बाद हमें शेष पद की पहचान करनी होती है। तो जो लोप करने के बाद हमारे पास जो भी है वह शेष पद कहलाता है। फिर मैंने बताया था कि उसका शब्द रूप किस तरह से बनता है वो देखना होगा। तो वो मैंने आपको शब्द जो शेष रहता है उसके आधार पर पहचान करेंगे कि वो किस प्रकार का है। और एक होता है उसका प्रयोग, यानी किस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि परिभाषा कंप्लीट हो सके। और हमें परते में यही देखना है कि इसकी परिभाषा के लिए चार नियम लगाकर देखें। सबसे पहली बात, हम यहां पर परते का प्रथम वर्ण देखेंगे, तय अपने पास पूरा है तो उसका हमें लोप नहीं करना है। अंतिम वर्ण में जाएंगे, फिर आपके पास तय आधा है, हलंत है, और हलंत वर्ण होता है वो आधा ही होता है, तो उसका हमें लोप करना होगा। इसका मतलब लोप वाला वर्ण अंतिम वर्ण तय होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ण का लोप होता है। प्रथम वर्ण का हो नहीं रहा है तो हम यहां पर देखेंगे शेष पद, और शेष पद की बात करें तो अपने पास में शेष शब्द रह गया है, वो है तव्य। कि तय वर्ण का लोप हो जाने के बाद में तव्य शेष रहता है। अब आप शब्द रूप बनाने के लिए इस शब्द की पहचान कर लो कि अपने पास ये शब्द है कैसा। तो देखो बेटा, शब्द की पहचान करने के लिए क्या करना होगा, आपको शब्द के अंत में देखना है कि वो कैसा शब्द है। यानी उसके अंत में ए आ रहा है तो अकारांत होगा, ई आ रहा है तो इकारांत होगा, ऊ आ रहा है तो उकारांत होगा, री आ रहा है तो रिकारांत होगा। तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, ए, इसलिए आप इसको अकारांत शब्द कह सकते हो। अकारांत शब्द होगा ये अपना। अब बात आती है इसके शब्द रूप की। तो शब्द रूप हैं वो तव्यत परते में तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। सबसे पहले तो हम पुल्लिंग का देखते हैं, जिसमें अकारांत शब्द देखो, यानी ऐसा शब्द पहचानना है जिस शब्द के अंत में ए आए और वो पुरुष जाति का बोध कराए, क्योंकि वही अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऐसा शब्द आप ले सकते हैं राम, पुरुष जाति का बोध भी करा रहा है और शब्द के अंत में मैं में ए भी है, तो अकारांत शब्द भी हुआ। बात यह आती है कि आप राम को ही लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप छात्र ले सकते हैं, बालक ले सकते हैं, शिव ले सकते हैं। मतलब ऐसा शब्द होना चाहिए जिसके अंत में ए आए और वो पुरुष जाति का बोध कराए। अब इसकी प्रथमा विभक्ति देखो, राम की प्रथमा विभक्ति होती है रामे, रामो, रामाह। ये प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि हमें वाक्य के खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए तीनों वचनों की जानकारी होनी चाहिए। हम शब्द रूप एक वचन में बना लेंगे, लेकिन हमें यह भी पता हो कि वो द्विवचन कैसा बनेगा, बहुवचन कैसा बनेगा, तो उसके लिए मैंने तीनों वचन लिखे। अब बात आती है इस शब्द की।
बेटा इस शब्द को और इस शब्द को देखो, दोनों शब्द एक जैसे हैं कि नहीं है? अकारांत है, ये भी अकारांत है, यानी तव्वे भी अपने पास अकारांत था और राम भी अकारांत है, तो शब्द रूप दोनों के एक जैसे होंगे। आप इसके अनुसार तव्वे शब्द के शब्द रूप बना दो, जिसमें एक वचन हो जाएगा तव्वे है, द्विवचन हो जाएगा तव्यो और बहुवचन हो जाएगा तव्याः। कहने का मतलब यह है बेटा कि जब आपको पुल्लिंग का एक वचन बनाना है तो धातु के साथ तव्वे जोड़ना है, और अगर पुल्लिंग का द्विवचन बनाना है तो धातु के साथ तव्यो जोड़ना है, और अगर नपुंसक ये पुल्लिंग का बहुवचन बनाना है तो आपको धातु के साथ तव्याः जोड़ना है। समझ गए होंगे मेरी बात को कि पुल्लिंग के तीनों वचनों के शब्द रूप सामने हैं। अब हमें स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो क्या करना होगा? अब बात आती है कि स्त्रीलिंग में भी ऐसा शब्द ढूंढा जाए जो स्त्री जाति का बोध कराए और उसके अंत में ए आए। तो बेटा ऐसा कोई शब्द है नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए मैंने आपको शुरू में बताए थे कि स्त्री परते होते हैं दो, एक टाप और एक अणिप। अकारांत शब्द को अगर पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तो टाप प्रत्यय के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं, और बाकी शेष पुल्लिंग शब्दों को अणिप प्रत्यय के माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां हम टाप प्रत्यय के माध्यम से, क्योंकि अपने पास शब्द है वो अकारांत है, तो टाप से बदलेंगे, और जब आप मूल शब्द जो शेष रहा है उसको लेके आएंगे, तव्वे था, शेष तो तव्वे ही रहा था अपने पास में, उसमें आपको क्या जोड़ना है? टाप प्रत्यय जोड़ना है। स्त्रीलिंग बनाना है ना, तो टाप प्रत्यय जोड़ना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि टाप प्रत्यय में क्या होता है? टे प्लस आ प्लस पे है, तो टे का भी लोप होता है, पे का भी लोप होता है, और उस स्थिति में अपने पास क्या शेष रहता है बेटा? आ। तो यहां आप इस टे का और पे का लोप कर दो और आ जोड़ दो, तो इससे आपका शब्द बन जाएगा तव्या। आपने एक संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि अकय सवर्णे दीर्घ है, यानी यहां अपने पास में अकारांत प्लस आकारांत है, यानी सम्मान स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ संधि होती है। यहां भी हमने दीर्घ संधि कर दी है, तव्या। अब ये जो शब्द आपके पास बना है वो स्त्रीलिंग का बन गया, और स्त्रीलिंग का बन गया तो वो किसके अनुसार बन गया? रमा के जैसा। रमा, बाला, सीता, गीता, सरिता, संगीता, सुनीता, सुबीता, ये सारे शब्द आकारांत ही होते हैं, उनके अनुसार हमने एक शब्द ले लिया रमा। अब आप रमा की प्रथमा विभक्ति बना लो। एक वचन होता है रम्मा, द्विवचन होता है रम्मे, बहुवचन होता है रम्माः। ये आपके किसकी बन गई? स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति बन गई है रम्मा की। और यहां जो शब्द रूप होंगे वो किसके अनुसार होंगे? स्त्रीलिंग में रम्मा के अनुसार। तो यहां पर आप वही तव्वे शब्द लेकर आओगे जो आपके पास शेष रहा था। हमने देखा था यहां पर ये शेष है, उसमें आप टाप जोड़ा था तो आपका क्या बना था? तव्या, जो किस जैसा है? रम्मा जैसा। तो इसके शब्द रूप अब इसके अनुसार हो जाएंगे, यानी एक वचन बनेगा तव्या, द्विवचन होगा तव्वे और बहुवचन होगा तव्याः। अब यहां भी आप क्या करेंगे कि यदि स्त्रीलिंग का एक वचन बनाना है तो धातु के साथ तव्या जोड़ना है, और अगर स्त्रीलिंग का द्विवचन बनाना है तो धातु के साथ तव्वे जोड़ना है, और स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए धातु के साथ में तव्याः जोड़ देना है। ये आपके तीनों, ये स्त्रीलिंग में तीनों वचनों में आपके शब्द रूप बन जाएंगे। अब बात आती है नापुंसक लिंग की। नापुंसक लिंग में आकारांत शब्द होता है बेटा फल। फल ले लो, पुष्प ले लो, पत्र ले लो, पुस्तक ले लो, कंदुक ले लो, आकारांत शब्द ही है नापुंसक लिंग, जो स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध कराए। यानी यहां तो पुरुष जाति का बोध कराता है, ये स्त्री जाति का बोध कराता है, ये दोनों जातियों का बोध कराता है, लेकिन क्रिया नहीं करता। यानी जो क्रिया नहीं करता है, गतिशील नहीं होता है, वो होता है नापुंसक लिंग। और फल है वो बेटा गति नहीं कर सकता, तो यहां ये नापुंसक लिंग शब्द हो गया आकारांत। इसकी प्रथमा विभक्ति आप देखना चाहोगे तो एक वचन होता है बेटा फलम, द्विवचन होता है फले, बहुवचन होता है फलानि।
ये शब्द रूप होते हैं आपके तीनों वचनों में। अब आपके पास मूल शब्द क्या था बेटा? तव्वे। और तव्वे को आपको बनाना है फलम फले फलानी के अनुसार, तो वही करो। फल में आधा मैं जोड़कर बनाया था, तव्वे में आधा मैं जोड़ दो, तव्यम। द्विवचन बनाओ तव्वे, और बहुवचन बनाओ तव्यानि। ये तीनों लिंगों में आपका नापुंसक लिंग का शब्द रूप बन जाएगा तव्यत परते से। एक वचन बनाने के लिए तव्यम जोड़ना है, द्विवचन बनाने के लिए तव्वे जोड़ना है, बहुवचन बनाने के लिए तव्यानि जोड़ना है। अब तीसरी बात हमारी क्लियर हो गई है कि शब्द रूप है पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रम्मा और नापुंसक लिंग में फल के अनुसार होते हैं। बात आती है प्रयोग की। चौथा प्रकार हमने प्रयोग का देखा था कि इस परते का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो वो देखेंगे। यहां इस परते का प्रयोग है वो विधि अर्थ में या चाहिए अर्थ में किया जाता है। विधि अर्थ में या चाहिए अर्थ में किया जाता है। विधि का मतलब ही चाहिए है। आपने छोटी क्लास में एक लकार पढ़ा था, विधिलिंग लकार, जिसमें आपने हिंदी पहचान में पढ़ा था कि उस हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है। मतलब उस विधि का मतलब ही क्या होता है बेटा? चाहिए होता है। तो चाहे तो आप विधि अर्थ में बता दो, चाहे आप चाहिए अर्थ में बता दो। यानी यहां जो अर्थ बनेगा वो जैसे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, इस प्रकार का अर्थ निकलता है। और हम इस परते के माध्यम से हिंदी वाक्यों को जब संस्कृत में परिवर्तित करते हैं तो तव्यत परते के माध्यम से विधिलिंग लकार के वाक्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपकी चारों बातें क्लियर हो गई हैं। यानी परते में सबसे पहली बात लोप की थी, फिर शेष की बात थी, ये आपके पास शेष रहता है। इसके बाद शब्दरूप की बात थी, तो राम के अनुसार पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में रम्मा के अनुसार और नापुंसक लिंग में फल के अनुसार होते हैं। चौथी बात प्रयोग की थी, तो हमने पढ़ा कि विधि अर्थ में या चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। बेटा आप परिभाषा बना सकते हो अब कि इस परते में, मतलब तव्यत परते में तय का लोप होता है और तव्वे शेष रहता है। इससे बनने वाले पद पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रम्मा तथा नापुंसक लिंग में फल के अनुसार होते हैं। इस परते का प्रयोग विधि अर्थ में या चाहिए अर्थ में किया जाता है। अब सीधी बात परिभाषा एक बार फिर बता दूं कि इस परते में तय का लोप होता है और तव्वे शेष रहता है। इससे बनने वाले पद पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रम्मा तथा नापुंसक लिंग में फल के अनुसार होते हैं। इस परते का प्रयोग विधि अर्थ में या चाहिए अर्थ में किया जाता है। अब बात आती है बेटा कि इससे पद कैसे बनाने होंगे। उदाहरण के तौर पर आप यहां देख सकते हैं कि जैसे हमने एक धातु ले ली है पठ प्लस तव्यत, ये धातु है। पठ धातु के साथ तव्यत परते जोड़ना है। अब मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि आप मौखिक तौर पर एक बात याद रखोगे कि परते में दो प्रकार की धातु होती है, एक सेट और अनसेट। सेट और अनसेट को पहचानने के लिए मैंने यह बताया था कि जिस धातु के अंत में व्यंजन आता हो और कोई भी नियम नहीं लगता हो तो वो धातु सेट होगी और उसमें ई का आगम होगा। यहां देखो बेटा ठे एक व्यंजन ही आ रहा है और ये धातु सेट है, इसका मतलब इसमें ई का आगम होगा। तो पहली बात तो यहां ई का आगम कर दो। अब आपने क्या पढ़ा था कि जब पुल्लिंग बनाओगे तो एक वचन बनाने के लिए क्या करोगे? तव्वे जोड़ोगे। तो यहां पर आप इसके साथ तव्वे जोड़ दो। क्या ये शब्द अपना रामय के अनुसार बन गया? अगर द्विवचन बनाना चाहो तो पठितव्यो, बहुवचन बनाना चाहो तो पठितव्याः। ऐसे स्त्रीलिंग का बनाओगे तो पठ धातु में आप ताप परते जोड़ दो। पठितव्या रम्मा के अनुसार हो गया। एक वचन पठितव्या, द्विवचन पठितव्ये और बहुवचन पठितव्याः। और अगर इसको आप नापुंसक लिंग का बनाना चाहो, इसको आप नापुंसक लिंग का बनाना चाहो तो ये हो जाएगा पठितव्यम, फलम के अनुसार।
ये तो हो गया शब्द बनाने का। अब आप कह रहे थे कि अनसेट धातु हो तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं कि गम धातु है प्लस तव्यत परते है, गम धातु के साथ तव्यत परते जोड़ते हैं, फिर देखो व्यंजन ही आ गया बेटा। और मैंने कहा व्यंजन वाली धातु होती है वो सेट होती है, लेकिन यहां पाणिनि का नियम लगेगा। आपने एक संधि पढ़ी थी परसवर्ण संधि, कि यदि अनुनासिक में या अनुस्वार के बाद में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तो उस स्थिति में वर्ग का जो अनुनासिक या अनुस्वार है वो आगे वाले वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो नियम लग गया, इसका मतलब धातु अनसेट हो गई, तो ये इसके पांचवें में बदलेगा बेटा। और तय वर्ग में पांचवा वर्ण होता है न, इसलिए मैं अपना है वो न में बदल जाएगा। शेष हमने देखा था कि तय का लोप करना है, तव्य शेष रहेगा, तो ये शब्द आप इसके साथ लिख दें। अब रामय के अनुसार बनाना है तो विसर्ग लगा दो, गंतव्य है। स्त्रीलिंग बनाना है तो गंतव्य, और नापुंसक लिंग बनाना है तो गंतव्यम। द्विवचन बहुवचन की बात करें तो आप गंतव्य गंतव्यो गंतव्यः, रामय रामो रामा के अनुसार, गंतव्य गंतव्य गंतव्यः, रम्मा रम्मे रम्मः के अनुसार, गंतव्यम गंतव्य गंतव्यानि मतलब फलम फले फलानी के अनुसार हो जाएंगे। आप दूसरा देख सकते हैं, एक धातु हम और ले लें, क्री प्लस तव्यत, ये धातु है। यहां देखो सवर आ गया बेटा, और जब धातु के अंत में सवर होता है तो धातु पहले से अनसेट होती है। अब यहां क्या होगा, एक री दे रखा है और री का रे, उस नियम से यहां ये रे बनेगा। रे बनते ही आधा रे बनेगा जो आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा बेटा, तो ये कर्तव्य शब्द हुआ, और उसके साथ हमें विसर्ग लगा दे रामय के अनुसार, तो ये कर्तव्य है। स्त्रीलिंग बनाओ तो टाप परते जोड़ दो, कर्तव्य। नापुंसक लिंग बनाओ तो कर्तव्यम, और वही एक वचन द्विवचन बहुवचन की बात करें तो कर्तव्य कर्तव्यो कर्तव्यः कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यः कर्तव्यम कर्तव्य कर्तव्यानि। इस प्रकार से हम धातु रूप बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। अपन ने ले लिया नी धातु प्लस तव्यत परते, यहां आप देखेंगे फिर सवर आया है, लेकिन यहां आपको बताया हुआ है छोटी क्लास में कि इकारांत जो होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, एकारांत में। तो यहां पहले इकारांत एकारांत में बदलेगा, उस स्थिति में ये शब्द बनेगा आपका ने तव्य है, और विसर्ग लगा दो रामय के अनुसार नेतव्य। स्त्रीलिंग बनाएंगे नेतव्य, और नापुंसक लिंग बनाएंगे नेतव्यम। इस प्रकार से आपका शब्द रूप बनेगा। आप यहां दूसरा भी देख सकते हैं, लब धातु के साथ तव्यत परते जोड़ें। यहां देखो फिर व्यंजन आ गया, तो धातु तो अपनी कौन सी होगी बेटा, सेठ। सेठ धातु है तो ई का आगम होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास सूत्र लगेगा झलाम जसो अंते। दो नियम होते हैं बेटा, एक तो आपने झल के स्थान पर जस बनाकर देखा था, एक नियम यहां पर और है कि यहां पर क्या होता है कि चौथे वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आता है। सीधा सा बता रहा हूं कि चौथे वर्ण के बाद क्या आता है, पहला वर्ण। तो ये चौथा वर्ण जस में बदलता है, और ये क्या बन जाता है, तीसरा, अपने ही वर्ग का तीसरा। और ये जो पहला है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में। तो ये दूसरा नियम जसत्व संधि का है, जिसके आधार पर ये अपने तीसरे में बदलेगा, तो किस में बदलेगा, बै में। तो ये होगा बै। ये पहला है तय वर्ग का, तो इसको चौथे में बदलेंगे तो ये होगा धै, और शेष शब्द लिखेंगे लब्धव्य। स्त्रीलिंग बनाओगे बेटा तो ये होगा लब्धव्य, और नापुंसक लिंग होगा लब्धव्यम, मतलब प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए अब मैं आपको पर्सन के आधार पर बता दूं कि कैसा पूछा जाएगा, बनाने इस तरह से ही है। जैसे आपके पास एक पर्सन आ गया कि
ते है, बालके है, पुस्तकम, खालिस्तान, पठ धातु, तव्यत परते। ऐसा प्रश्न आएगा एक तो जिसमें आपको इस धातु और परते से पूर्ति करनी है, और मैंने बताया था कि धातु और परते से जब पूर्ति करनी हो तो वाक्य में आपको किसको पहचान लेना है? कर्ता को। कर्ता की विभक्ति, वचन व लिंग की पहचान कर लेंगे, जिससे उसी लिंग विभक्ति वचन में इसको बना करके लिख देंगे। अब वाक्य की पहचान करो। आपका वाक्य है वो है कर्म वाच्य, और कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और इसमें कर्म कौन है? पुस्तकम, जो नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब आप देखो, आपने बनाया था, जब नपुंसक लिंग का एक वचन बनाया था तो वो क्या था? पठितव्यम। तो आपको पूर्ति करने के लिए खालिस्तान में क्या लिखना होगा? पठितव्यम, तब आपका पूर्ण होगा। दूसरा प्रश्न आता है, उसमें कोष्टक में कुछ नहीं होगा, ये पूर्ण वाक्य दे दिया आपको यहां पर, और इसे रेखांकित दे दिया कि रेखांकित शब्द में प्रकृति परते पृथक करो, तो आपको इस प्रकार से पृथक कर देना है। दूसरा ये तरीका रहेगा आपके प्रश्न का। जैसे आप यहां पर ले लेते हैं दुष्टाहा, खालिस्तान, हन प्लस तव्यत, ये वाक्य ले लिया हमने। अब आपके पास कर्ता कौन है? ये किसके अनुसार है? फिर देखोगे आपके पास में ये कर्ता है वो किस प्रकार का है। आपके पास ये कर्ता इस प्रकार का है, रम्माहा, मतलब किस लिंग का हो गया? पुल्लिंग का। सॉरी, आपके पास कर्ता है वो इस प्रकार का है, रामाहा, और ये है पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसका मतलब कर्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे? बहुवचन का बनाएंगे हम भी पुल्लिंग का। हंतव्य, हंतव्यो, हंतव्यः, तो इस प्रकार से यहां पर पूर्ति करने के लिए क्या हो जाएगा? हंतव्यः। दूसरा वाक्य आप लेकर दे सकते हैं कि कार्यम तु सदैव शीघ्रम एव खालिस्तान पूर्ण विराम। इस प्रकार से पूर्ति आएगी। इसमें आपके पास आ गया जैसे क्री प्लस तव्यत। अब आप क्या करेंगे? कार्यम तु सदैव शीघ्रम एव खालिस्तान, कि कार्य तो हमेशा ही शीघ्र ही करना चाहिए। तो उस स्थिति में कर्ता कौन है? ये, और ये कैसा है? फलम के जैसा। तो फलम के अनुसार आप इस शब्द को बना दो। और क्री प्लस तव्यत का आपने अभी बनाकर देखा था, नपुंसक लिंग का एक वचन क्या होता है बेटा? कर्तव्यम। तो यहां पर पूर्ति करेंगे तो वो क्या होगा? कर्तव्यम। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। दोनों प्रकार के प्रश्न आप यहां समझ सकते हो कि अगर ऐसा आता है तो आपको प्रकृति परते पृथक करना है, और अगर आपको कोष्टक में धातु और परते दे रखा है उससे पूर्ति करनी है तो कर्ता के माध्यम से पूर्ति करेंगे, उसकी विभक्ति, लिंग और वचन को पहचान करके। तो बेटा ये परते हमने पढ़ लिया है। बाकी 9th क्लास में मेरा ये परते आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।